I've seen your viral videos. आप कभी जाके उपले पाते हो प्रिंसिपल के रूम के अंदर? प्रोफेसर्स मेरी जो डिमांड है उन डिमांड्स को आप फुलफिल कर दोगे, उसकी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि मैंने जो पार्ट किया है वो गलत है, तो आप मेरी बात को गलत साबित करके दिखा दीजिए। मेरी डिमांड थी कि क्लासरूम्स के अंदर एसी इंस्टॉल किए जाए, पर मैंने अपने जितने सपोर्टर 600-700 लोग थे उनको कहा था कि अगर वीसी साहब मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाऊंगा। आज पूछता हूँ आपसे, किसी को अगर पॉलिटिक्स में करियर स्टार्ट करना है, इज देयर आंसर ट्रूथ और इज देयर समथिंग एल्स? आज के टाइम पे एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू का डाउन हो चुका है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रोफेसर नहीं आएंगे, वो तो सिर्फ बंक मारेगा। दैट्स व्हाट ड्यू इज नोन फ्रॉम ऑन द आउटसाइड। वो बंक मारेगा, उसका ध्यान ही डाइवर्ट कर दिया। ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आपने पर्सनली ऐसी कोई करप्शन एनकाउंटर करी है? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्कैम है। जैसे छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की भी अगर अपॉइंटमेंट होती है तो उसके लिए भी रिश्वत है। मैंने पीएचडी का स्कैम उजागर किया था, 5-5 लाख में सीटें बेची जाती हैं पीएचडी की ड्यू के अंदर। मैंने खुल के इस बात को बोला था। सिमिलर प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट्स में आप स्कैम देख सकते हैं। जिसका मन करेगा आप उसको प्रोफेसर अपॉइंट करो। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है विनम्र कसाना। पॉडकास्ट का नाम है दोस्तकास्ट। आप में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक इतने सारे वोटर्स हैं, नो टर्न आउट। जाके सब्सक्राइब बटन को दबाओ, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है रौनक खत्री। ही इज बिकम वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, कभी वो बोर्ड तोड़ रहे हैं, कभी छात्रों के हित में बात कर रहे हैं। रेयरली ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट लीडर ऐसे एक्ट्स की वजह से पॉपुलर होता है। सो आई हैड हिम ऑन द पॉडकास्ट। He is the president of DUSU, for those of you who don't know, which is Delhi University Students Union. काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लगभग 6-7 लाख छात्र हैं। इनका स्टाइल ऑफ यूथ पॉलिटिक्स मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, and as I told him on the podcast, it's very rare that you catch a politician early in their life where they are far more accessible and not so jaded about as to what to speak. तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स पता लगी मेरे को कि बड़े-बड़े लार्ज स्केल पे बच्चों को मोबिलाइज कैसे करते हैं, जेन्युइनली DU के अंदर बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। समथिंग रौनक टड़ा ऑन द पॉडकास्ट इस पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, शायद यही दो नॉर्थ इंडिया में मेजर यूनिवर्सिटी सिस्टम्स हैं जहाँ पर इस वक्त स्टूडेंट बॉडी को, पॉलिटिकल स्टूडेंट बॉडी को अलाउ किया गया है। फॉर एग्जांपल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये बंद कर दिया गया। सो टेक्निकली आई कुड बी रॉन्ग, सो प्लीज फैक्ट चेक मी इफ आई एम रॉन्ग। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ NSUI और ABVP और अदर्स, राइट? सेम फॉर UP, राइट, जहाँ पे ही सेड दैट देयर इज फेमसली स्टूडेंट पॉलिटिक्स दैट इन्वॉल्व्स गन्स। ऑल्सो बिहार के अंदर शायद अभी वापस आ गया। Many other states like that. मुंबई यूनिवर्सिटी में भी 2-3 साल से इलेक्शन नहीं हुए। So it shows you that perhaps the powers that be consider these young guys a threat because they can mobilize the masses. तो ये बात भी मेरे को पता लगी because ये पॉडकास्ट पे आ नहीं पाई। I figured I'd mention it. Now, without much further ado, we talk to रौनक खत्री on दोस्तकास्ट। 3, 2, 1. हाँ, क्योंकि मैं एक बार JNU भी गया था एक सिंपल सा कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। पीछे ABVP नारे लगा रहा था इस कॉन्सर्ट के खिलाफ, और एक और ऑर्गेनाइजेशन नारे लगा रही थी इसके खिलाफ। मैंने कहा कॉलेज का एटमॉस्फेयर तो बड़ा हॉट हेड टाइप का है। तुम्हारे यहाँ पे होती हैं प्रोटेस्ट वगैरह? प्रोटेस्ट ज़्यादा होती हैं। पहले पिछले 6 साल से प्रोटेस्ट का जो सिलसिला था वो कम हो गया था, पर जब से हम दोबारा पावर में आए हैं, सीट पर आए हैं, अब तो प्रोटेस्ट सब ज्यादा स्टार्ट होने लगी है यूनिवर्सिटी। बट व्हाई डू यू नीड प्रोटेस्ट? लाइक ऐसा, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स हमेशा फैकल्टी के खिलाफ रहे क्योंकि उनकी मांगें कभी पूरी नहीं होंगी, बट व्हाई डू यू नीड सो मेनी प्रोटेस्ट्स? प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी हो जाती हैं कई बार जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस डिमांड को आप पूरा कीजिए, और वो डिमांड सेवरल मीटअप्स के बाद भी, मीटिंग्स के बाद भी वो पूरी नहीं होती है, तब प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ती है। कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए कभी हमने प्रोटेस्ट नहीं की। जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता तब प्रोटेस्ट की मजबूरी बन जाती है ऐसा। एंड क्या ऐसा होता है कि स्टूडेंट बॉडी परपेचुअली ही एडमिनिस्ट्रेशन के ऑपोजिशन में रहती है हर वक्त? कि जैसा ऐसा भी तो हो सकता है इन एन आइडल वर्ल्ड वेयर फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट बॉडी सब लोग यूनिफाइड तरीके से काम करें। आई मीन आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट, आई हैव सीन योर वायरल वीडियोस इंस्टाग्राम पे। आप कभी जाके उपले पात रहे हो, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल के रूम के अंदर, कभी आप बोर्ड वगैरह तोड़ रहे हो। सो इट सीम्स टू मी दैट मे बी जो स्टूडेंट बॉडी है वो वाकई में बहुत विरोध में है कॉलेज के। दैट इज ट्रू, क्योंकि जब आप देखेंगे प्रशासन का बिहेवियर, तो मैं तो कॉलेज, आपने कहा कि उपले पोत रहा हूँ, पर मैं तो उस ऑफिस पहुंच गया, नहीं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट प्रिंसिपल रूम में भी एंट्री नहीं कर सकता। अब हम जब स्कूल किड हुआ करते थे, नॉर्मल प्रिंसिपल से मिलना कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी।
हम जाते थे रिसेप्शन पे, बात होती थी या जो भी उनका स्टाफ है कि सर से मिलना है, 5-10 मिनट के वेटिंग के बाद प्रिंसिपल सर स्कूल में मिला करते थे। पर ड्यू का कल्चर बिल्कुल ही अपोजिट है। प्रिंसिपल सर से मिलना है तो 1-1 घंटा बाहर बैठ जाओ, पता चलता आधी बार प्रिंसिपल सर ऑफिस में ही नहीं है। तो अपोजिट कल्चर था स्कूल और डीयू का, उस हिसाब से देखा जाए तो इस वजह से प्रोटेस्ट वगैरह करनी पड़ती है। बिल्कुल। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कई सारे जर्नलिस्ट ने ना ऐसे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि यार 6 साल के बाद NSUI 7 साल के बाद 7 साल के बाद उन्होंने 6 लिखा हुआ था 7 साल के बाद NSUI DU में why is that a big thing? Why was the other party so dominant and how did you win? इसका रीजन बेसिकली ये है, 7 साल से ABVP जीत रही थी। सेंटर में ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार है और ये RSS एफिलेटेड विंग है ABVP। तो जितने प्रोफेसर्स हैं आज के टाइम में मोस्टली दे आर फ्रॉम RSS बैकग्राउंड। और ये बात ह्यूमैनिटीज में भी लिबरल लेफ्ट विंग ह्यूमैनिटीज में ज्यादा। सोशियोलॉजी गिने चुने कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें लेफ्ट विंग के प्रोफेसर्स आज भी हैं, पर मैक्सिमम ऑफ द डिपार्टमेंट्स में जहाँ वोटिंग होती है वहाँ RSS के प्रोफेसर्स हैं। तो इस वजह से 7 साल से ABVP जीतती आ रही थी। मेरा जीतने का क्या रीजन रहा, उसके पीछे की पूरा एक स्ट्रगल है, एक ऐसा स्ट्रगल जो हर एक स्टूडेंट ने देखा कि एक एवरेज स्टूडेंट बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आके स्टूडेंट्स की बात उठाकर चुनाव लड़ता है और जीतता है। जीतना तो बात की बात थी, हमने मुद्दों की बात करी थी। पीने का पानी जो आज अभी आप अपनी बोतल से पी रहे हैं, शायद आप DU के किसी नॉर्मल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ आपको ढंग का पीने का पानी नहीं मिलेगा। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बट फॉर अदर पार्टीज ABVP के लीडर्स उस टाइम पे मुझे कहते थे कि आप पानी के मुद्दे पे पॉलिटिक्स कर रहे हो, पर वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो काम की राजनीति है। जब हम पानी ही नहीं अपने स्टूडेंट्स को दिला पा रहे एज अ लीडर, तो फिर लीडर होने का कोई फायदा ही नहीं है उनका। तो स्टूडेंट्स ने उस बात को रिलेट किया और ये देखा कि हाँ पॉलिटिक्स में भी एक गुड वे में काम हो सकता है, तब उन्होंने चूज किया। जो अगर कोई करियर इन पॉलिटिक्स की बात करता है जी, सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है यूथ पॉलिटिक्स या फिर युवा नेता बनना या फिर अपने किसी भी स्टूडेंट बॉडी के साथ जुड़ के ऐसे काम करना। आई थिंक स्कूल इज टू अर्ली बिकॉज आप फिर भी कंट्रोल में होते हो। यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आप एडल्ट हो और आपकी एक इंडिपेंडेंट आवाज़ है। जब आदमी यूथ पॉलिटिक्स में जाता है, टिपिकली वन वुड अस्यूम, आपने वो देखी है? हाँ, आपने वो देखी दिल दोस्ती एक्सेट्रा पिक्चर? नहीं, मैंने नहीं देखी दिल दोस्ती। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर श्रेयस तालपड़े एक हीरो होता है। अच्छा। वो बिहार से आता है, वो खड़ा होता है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, इलेक्शन में खड़ा होता है। उस पर ना के बराबर पैसे होते हैं, लेकिन उसको लोगों को रैली करना आता है। ओके। एक दो कैंडिडेट को बिठाना भी पड़ता है, तो कि एक किसी के वो अंडकोश को दबा के बिठा भी देता है, ऐसे भी कर देता है वो। तो वो सारा मैं देख रहा होता हूँ किस तरह से क्या है, वो जीतता है। एंड इट शोड टू मी कि मतलब हॉस्टलों के बीच, कॉलेजेस के बीच में नए नए नेता ऐसे उभर के आ रहे हैं। बट फिर मैं जब रियल लाइफ में इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि वो ऐसे हम्बल कुर्ते वाले बंदे हैं नहीं। इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं बंदों के पास। इट सीम्स लाइक कि इवन अगर पार्टी उन्हें पैसे प्रोवाइड नहीं कर रही, सो जो फर्स्ट रूल होता है ना पॉलिटिक्स का, आपको उसके लिए पैसे चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ पैसे वाले बंदे ही बनते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, हमारी पार्टी में कन्हैया कुमार जी हैं, JNU से आते हैं, श्योर, बिहार से आते हैं, दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हैं और पहले CPI से भी वो चुनाव लड़े थे बिहार के अंदर। तो उस हिसाब से देखे तो उनका तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है। सिमिलर कंडीशन अगर आप मेरी बात करेंगे तो जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सपेंसेस आते हैं वो एक नॉर्मल परिवार बियर ही नहीं कर सकता। तो मेरा भी सारा चुनाव फैमिली फ्रेंड्स के सपोर्ट से चुनाव लड़ा गया, रिलेटिव्स के सपोर्ट से चुनाव लड़ा गया। तो ऐसा नहीं है, एवरेज स्टूडेंट की अगर बात में दम है। हाँ। और जैसा कि पॉलिटिक्स कहता है कि साम दाम दंड भेद, जैसा कि हमारा पॉलिटिक्स कहता है कि साम दाम दंड भेद, वो तीनों चीजें अगर एक इंडिविजुअल को आती हैं तो पॉलिटिक्स में सक्सीड हो सकता है। पैसा इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट हाँ कई सिचुएशन में जरूरी पड़ता है। लेकिन यार मैं ना न्यूज़ पढ़ रहा था, बहुत सारी फैकल्टी को आपके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से दिक्कत है। मैंने अपने किसी दोस्त को बोल रहा था, मैंने कहा मैं DU के नायक को बुला रहा हूँ। नायक पिक्चर देखिए ना आपने, अजय देवगन की, जो एक दिन के लिए CM बनता है तो वो क्या करता है, वो स्वीपिंग रिफॉर्म्स लाता है कि उसी वक्त सस्पेंड, उसी वक्त वो लाइक ये एक स्टाइल की पॉलिटिक्स है कि आप जगह जगह जा जाके इश्यूज को सॉल्व कर रहे हो, राइट। बट उसमें कुछ प्रोफेसर जो लिखा हुआ था कि यार हम समझ गए कि आप अंदर ऑफिस वगैरह के आ सकते हो, लेकिन एक बेसिक रिस्पेक्ट होती है। एंड आपका जो स्टाइल है वो काफ़ी
वायलेंस से भरा हुआ है, काफी आपकी बोली जो है, ठीक है, जो लोगों को आपत्तिजनक लगती है, बट स्टिल यू आर हियर, यू आर गेटिंग फेमस फॉर दोज रीजंस। आपको पुशबैक नहीं आया इसके खिलाफ? अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो प्रोफेसर्स मेरे खिलाफ जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिया, आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा है, वो सब वो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मुझसे बात करने के लिए मना किया। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात नहीं सुनेगा, डुस्सू रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी हम लोग 7 लाख स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब डुस्सू प्रेसिडेंट की आवाज़ को ही नहीं सुना जाएगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो एडमिनिस्ट्रेशन एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कितनी सुनता होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सारे DU स्टूडेंट्स को और पूरे दिल्ली और देश को बताना चाहूँगा कि अगर प्रोफेसर्स मेरी जो डिमांड है, जो उनको मैंने मेल के माध्यम से डुस्सू की सीट पर बैठने के बाद विदिन 1 वीक कर दी थी, अगर उन डिमांड्स को आप फुलफिल कर दोगे तो मैं तो कभी किसी प्रिंसिपल से नहीं ऐसे बदतमीजी या उसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि मैंने जो पाठ किया है वो गलत है, तो आप मेरी बात को गलत साबित करके दिखा दीजिए। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम लॉ पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैंने किसी से मिसबिहेव किया, मैंने बदतमीजी करी है, या मेरी बात गलत साबित होती है कि मैं जिस चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ वो गलत डिमांड है, तो आप प्रूव कीजिए। मैं दुनिया के सामने, देश के सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो। मैं सोचता हूँ कि इंसान नेता की तरह बोलना कैसे सीखता है। अभी तो आपकी क्या 24 के हो गया? 22 के हो, राइट? तो या तो आपने बचपन में रैली अटेंड करी है बहुत सारी, या आपने वीडियोस में देखा है, अपने आसपास के लोगों को देखा है। एक तरीका होता है बात करने का, बदल जाता है जी। जैसे पहले मैं पॉडकास्ट करने से पहले अलग तरीके से बात करता था, मैं थोड़े और एक्सट्रोवर्ट तरीके से बात करता हूँ। तो ये जो फंडामेंटली दिस इज अ स्टाइल इन व्हिच अ पॉलिटिशियन स्पीक्स, हाउ डू यू एक्वायर इट? मैंने कोई एक्वायर नहीं किया। मैं डिबेट्स में स्कूल टाइम पे जाता था। हाँ। डिबेट्स, डेक्लामेशन, एक्सटेम्पोर्स में, तो उसमें जो चीज़ें सीखने को मिली तो उसने स्पीकिंग स्किल्स को सुधारा। हाँ। और पॉलिटिकली मेरी कोई बात आपको नहीं मिलेगी कि मैं बात को दो तरीके से, एक स्टाइल होता है। जब इंसान जब किसी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है ना, तो वो जब हित की बात करता है या हमेशा किसी के बिहाफ पे बात करता है, उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है। हाँ, तो स्कूल टाइम से ही डिबेट से स्टार्ट हो चुका था। हाँ। अच्छा यार, मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ। चलो, जैसे मैं आपके पास कल को आता हूँ, बोलता हूँ यार मैं एक कंपनी हूँ, मेरे को इवेंट कराना है। अब आप डूसू के प्रेसिडेंट हो, 7 लाख बच्चे आपके नीचे हैं। आई एम श्योर आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड या जो भी एडमिन बोर्ड होता है वो भी काफी बड़ा होता है। तो फॉर मेनी पीपल यू आर अ मास मोबिलाइजर। यू हैपन टू बी अ मास मोबिलाइजर फॉर द कांग्रेस पार्टी बिकॉज यू कम फ्रॉम NSUI, राइट? मैं सोचता हूँ कि एक 21 या 22 साल के इंसान के पास, जो कि ना MLA है ना MP है या किसी और ऐसे बोर्ड का चेयरमैन है, उसके पास कितनी बड़ी मोबिलाइजिंग वोटर्स की पावर है, राइट? टेक्निकली ही होल्ड्स स्वे ओवर दोस वोटर्स। अब आप उसके अंदर बैठ भी सकते हो चेयर पे, कुछ नहीं कर सकते, और यू कैन बी एन एक्टिव प्रेसिडेंट लाइक यू आर। उस सेंस के अंदर, लाइक टेक मी फ्रॉम स्टेप 1 टू नाउ, यार ये लोगों को मोबिलाइज कैसे किया जाए धीरे धीरे? पहली बार आपने अपने आसपास कितने बंदे इकट्ठे करे, फिर टीम कैसे बढ़ाई, फिर धीरे धीरे इन लोगों को कैसे मोबिलाइज करा? बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। अच्छा क्वेश्चन है। और कि हाउ टू मोबिलाइज पीपल, तो मोबिलाइजेशन की अगर शुरुआत कह सकते हैं इस चीज़ को, तो इट स्टार्ट्स विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। कि आपका एक सर्कल पहले 4-5 लोगों का तैयार हो, जिसमें जो आपकी विचारधारा को रिलेट करे, जैसे दोस्ती कहते हैं। पहले आपको अपने दोस्त चाहिए, जो दोस्त आपको, चाहे आप गलत भी हो, आपको सही प्रूव करने के लिए आपके साथ खड़े रहें। अगर वो आपके पास 10 लोगों की टीम है तो आप देश या आप दुनिया जीत जाओगे। 10। उसके बाद बात आती है, फिर अगर DU की मैं बात करूं तो हमारे अंडर 52 कॉलेजेस आते हैं जो वोटिंग करते हैं। तो उस कॉलेजेस के अंदर हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए पहले तो, जो हमारी बात, जो हमारी विचारधारा से रिलेट करे या दोस्ती से रिलेट करे। पॉलिटिक्स में जाति भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। इवन इन DU पॉलिटिक्स बाय द वे। हाँ बिल्कुल। मतलब जो अब बच्चे आ रहे हैं 18 से 22 के, वो भी सोचते हैं कि मैं अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, जनरल, OBC, SC, ST कहीं आता हूँ। बिल्कुल, इसका रीजन है क्योंकि DU के अंदर जितने अलग अलग हर कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो सबकी अपनी अपनी विंग्स इंडिपेंडेंट तौर पर बन चुकी है। जैसे लोग कास्ट बेस्ड ग्रुप्स भी बनाते हैं। कास्ट बेस्ड प्रेसिडेंट चूज नहीं होता। नहीं, कास्ट बेस्ड ग्रुप मतलब सारे राजपूत। कास्ट बेस्ड ग्रुप्स बहुत मिलेंगे आपको DU के अंदर। अभी कल महाराणा प्रताप जी की जयंती थी तो राजपूत कम्युनिटी का प्रोग्राम था। राजपूत कम्युनिटी 18 से 22 साल के बंदों की बन चुकी है ऑलरेडी। बन चुकी है, यस।
उससे पहले 1 हफ्ते पहले एक ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम था जो हाँ, स्टूडेंट्स ने करा, उसमें मैं भी गया हुआ था। कल वाले प्रोग्राम में मैं किसी कारणवश जा नहीं पाया, नहीं तो मैंने उसमें भी जाना था। हाँ, तो हर प्रोग्राम हर कम्युनिटी का मैं अटेंड करता हूँ। फिर हम मोबिलाइजेशन पे आते हैं फिर से उस टॉपिक पे। फिर 52 कॉलेजेस है तो एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमारी बात को बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। फिर क्लास वाइज लीडर्स तैयार करने पड़ते हैं। उसके बाद जब रैलीज का टाइम आता है तो वो सारे सपोर्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह इकट्ठा होते हैं। फिर वो रैली के पार्ट में शो होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं। बट आप 3rd ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो ना? या तो आपका ये टेक्निकली लास्ट ईयर है। तो DUSU प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन से ईयर में एलिजिबल होता है बंदा? लास्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में? नहीं, फर्स्ट ईयर में भी लड़ सकता है तो इलेक्शन। आपने 2 साल क्या करा इससे पहले? टीम बिल्डिंग। एंड हाउ डज दिस हैपन? लाइक आपने बताया कि आपने धीरे-धीरे ग्रुप्स इकट्ठे करे, ये सब करे। क्या किस मैसेज के बारे में सोच रहे थे और डिड द मैसेज कम लेटर ड्यूरिंग द इलेक्शंस? No. Message started from the very first day when I entered into the college. हाँ, स्टार्टिंग में मैंने एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव की। हाँ, और ट्री प्लांटेशन से भी पहले बातों बातों में मेरे याद है, मैंने पुलवामा का अटैक पे 14 फरवरी को, हाँ, जनवरी में कॉलेज स्टार्ट हुआ था, 14 फरवरी को मैंने एक अपना क्लास का ही प्रोग्राम कंडक्ट किया था। फिर उसके बाद 23 मार्च को जब शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिवस था, उस दिन हमने एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव किया था। ये 2022 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक ऐप अपना लॉन्च किया जो लॉ फैकल्टी को इंटर्न्स प्रोवाइड कर रहा था कि इंटर्नशिप करनी है किसी को तो वो उस ऐप के थ्रू ले रहा था। तो वो ऐप भी आज तक भी कंटिन्यू है। फिर उसके बाद हमने कॉलेज टू कॉलेज ट्री प्लांटेशन स्टार्ट की। फिर सर्दियों का मौसम आ गया, तब हमने क्लोथ डोनेशन स्टार्ट की। हर कॉलेज में हमने ओल्ड क्लोथ्स गैदर करने के लिए एक बॉक्स रखा। सो योर कम्युनिटी बिल्डिंग वे वाज थ्रू चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी स्टार्टिंग में? हाँ, चैरिटी। तो उसके बाद जब लोगों ने देखा कि वी आर एक्टिव विदाउट एनी पॉलिटिकल रीजन, तो इन द सेंस आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा समझ सकता है। हाँ, तो कि भाई पॉलिटिक्स हमें गुड वे में भी कर सकते हैं। मेरा स्टार्टिंग से ही मकसद वो था कि हमें गलत चीज पे रिप्रेजेंट नहीं करना। पॉलिटिक्स के थ्रू आप सेवा भी कर सकते हो। और आपके घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं। तो जैसे आदमी जब संकोच में होता है या अपने कोई सलाहकार होते हैं, जैसे पार्टी सिस्टम के अंदर ऐसा होता है आप किसी से बात कर सकते हो, व्हेन यू हैव नो वन, हाउ डू यू थिंक व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव? दोस्त थे, दोस्तों के कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी थे, तो उनके थ्रू भी आइडियाज आए और आइडियाज मेरे भी होते थे। तो कोलैबोरेटिव करके कंक्लूजन पे हम पहुंचते थे। आज भी आपके चैनल के आने से पहले मैं अगले 3 मंथ्स का प्लान डिसाइड करके आया हूँ, जो मैं पिछले 1 महीने से सोच रहा था कि अब छुट्टियां आ जाएंगी जैसे, तो उनमें हमें क्या करना है। तो दैट वाज आल्सो डिस्कस एंड फाइनलाइज्ड कि अब ये हमें 3 महीने करना है। तो वो चलता आ रहा था। उसके बाद फिर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसने हमें इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया, दैट वाज द मटका मूवमेंट। जब हमने मटके लेकर लॉ फैकल्टी में 2 महीने पानी पिलाया था, उसके लिए सबसे बड़ी प्रोटेस्ट आज तक की DU की थी। इंडिविजुअल तौर पे वो मैंने की थी। लगभग 600-700 गैदरिंग का प्रोग्राम था वो। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं था, वो रौनक खत्री की प्रोटेस्ट थी। आज तक के इतिहास में कोई भी डुस्सू का कैंडिडेट, डुस्सू प्रेसिडेंट बनने से पहले VC से मिलके नहीं आया। मैं इंडिविजुअल, क्योंकि उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि 600-700, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था। मेरी बात बिल्कुल जायज थी जो स्टूडेंट्स ने रिलेट कर रखी थी। 600 बच्चे VC के गेट के बाहर खड़े मिलते हैं, VC साहब को कोई आइडिया नहीं। उनकी मजबूरी हो जाती है कि आज रौनक से मिलना पड़ेगा। वो मेरा नाम भी नहीं जानते थे। फिर मैं उनसे जाके मिल के आया। मेरी डिमांड थी कि क्लासरूम्स के अंदर AC इंस्टॉल किए जाएं और पानी के लिए 8-9 नए वाटर कूलर्स की रिक्वायरमेंट है, वो लगाए जाए। तो VC साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, हम इसको 15 दिन के अंदर कर देंगे। पर मैंने अपने जितने सपोर्टर 600-700 लोग थे उनको कहा था कि अगर VC साहब मेरी बात को नहीं मानेंगे, जो कि मुझे पूरा विश्वास था कि नहीं मानेंगे, तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाऊंगा। तो उस बात पर मैं खड़ा उतरा। 15 दिन के बाद मैं दिल्ली हाई कोर्ट मैंने एक पिटीशन मूव की। पिटीशंस में हमारी डिमांड यही थी कि हम ACs इंस्टॉल किए जाएं और वाटर कूलर प्रोवाइड किए जाएं बच्चों को। कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया जो जाके विजिट करके आया कि क्या सिचुएशन है। उसके अपॉइंट करने के बाद उन्होंने हमारे जो रिपोर्ट थी वो फेवर में दी। कोर्ट को समझ आया कि प्रॉब्लम एक्चुअल में। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंटर एफिडेविट फाइल करती है कोर्ट में और ये कहती है कि हम 8.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुके हैं और ACs इंस्टॉल 3 मंथ के अंदर हो जाएंगे। 4 महीने 120 दिन की डेडलाइन दी और वाटर कूलर के लिए उन्होंने कर दिया। 1 ही मंथ में वाटर कूलर लग गए।
तो वो इतनी बड़ी एक सक्सेस स्टोरी थी जो हर DU स्टूडेंट ने देखी, खुद ऑब्जर्व करी और उसके बाद डिसाइड किया कि जब ये बंदा बिना प्रेसिडेंट जीते इतने काम हमारे लिए कर रहा है तो प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर हम जिताते हैं तो निश्चित तौर पर काम होने हैं, और वो हो रहे हैं अब। तो ये सारी स्टोरी। व्हाट अ क्रेजी स्टोरी। हाउ डू यू स्टेज अ प्रोटेस्ट? लाइक क्या करना होता है? व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग रैली करते हो कि आ जाओ भाई प्रोटेस्ट है? मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी पॉलिटिक्स बिल्डिंग अच्छी है नहीं, यहाँ मैं से। तो यार मैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जब आप किसी नेता से मिलते हो उसके नहीं, अच्छा है आइडिया। करियर के चरम सीमा पर, तो ये सब बातें वो खुल के थोड़ी बताते हैं। अब जो बन रहा है अगर उसे सीखने का मौका मिल जाए तो बढ़िया बात है ना। बिल्कुल अच्छी हैबिट है। तो अगर प्रोटेस्ट की फ्रेमिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले ग्रुप लीडर्स मैं तैयार करता हूं। हाँ, जो ग्रुप को लीड करेगा वो मेरे अपने 50-60 मेन कोर लोग होते हैं एंड हाउ डू यू फाइंड देम? लाइक व्हाट इज देयर जो आइडियोलॉजिकल तौर पे मेरे साथ है, हाँ, जिनको मेरी बात में दम लग रहा है, उनको ऑटोमेटिक समझ आ जाता है जिनसे मैं बात करता हूँ। तो उनको मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि आपने अपने साथ 10 लोग 15 लोग जितने कंफर्टेबली वो ला सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है कि मेरी तो कोई पार्टी के तौर पर है नहीं प्रेशर कि आप इतने लाओगे जब मैं टिकट दूंगा आपको। तो जो भी बॉन्ड के नजरिए से आता है तो वो ग्रुप ऑफ लीडर्स प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स लाते हैं। उनके ऊपर भी मैं फिर 5-5 रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ तैयार के जो उस दिन उनको कॉलिंग करके याद फर्दर कोऑर्डिनेट करेंगे। यस, तो मेरे नीचे में फिर 4-5 लोग मेन रह जाते हैं जिनको मेरे को सुबह उठ के आराम से कॉल करना पड़ता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोटेस्ट स्टेज करने के टाइम पे? कॉल बहुत करने पड़ते हैं। अच्छा, जो 30-40 है मेरे को उनको तो करना ही है खुद से, फिर उनको आगे करना है कॉल। बाकी कॉलिंग के अलावा अगर प्रोटेस्ट के दौरान बात की जाए तो वहाँ पर जैसे गर्मी जब ज़्यादा होती है तो स्टूडेंट्स, आम जो स्टूडेंट आया है कई बार वो निकल जाता है कि यार छोड़ अब बहुत देर हो गई और अब चलते हैं। तो वो एक स्ट्रगल आज तक मैंने फेस किया है कि कैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एंड तक प्रोटेस्ट के मोटिवेटेड रखा जाए ताकि वो प्रोटेस्ट एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट की तरफ जाए। तो वो एक ड्रॉबैक। उसके लिए क्या लगता है? इज इट सम मोटिवेशनल वर्ड्स कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण सबको पता है क्योंकि हमारा कारण में ही प्रोटेस्ट रहता है किसी ना किसी टॉपिक पे, इशू पे। एंड तक रहे उसके लिए अभी तक मेरे को भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ है। वो टाइम टू टाइम सीखने को मिलेगा कि क्या रीजन रह सकता है, कोई कंक्लूजन नहीं है इस पे। बट मैं हमेशा देखता हूँ जैसे वंस आप कॉलेज से बाहर निकलते हो आपके पास और भी तरीके हो जाते हैं। इंसान लाइजनिंग करता है, लॉबिंग करता है, खुद ऐसा पद पा लेता है कि उसको प्रोटेस्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स पे कुल मिला के एक ही सार रहता है क्या प्रोटेस्ट? मतलब आप देखो कि जहाँ प्रोटेस्ट हो रही होती है वहाँ बालक होते हैं कॉलेज के। ऐसा क्यों है? Why is it such a valid form of like getting things done? लाइजनिंग की आपने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेता अगर स्टूडेंट लीडर लाइजनिंग के इशू पर चला गया है, लाइजनिंग बेस्ड पॉलिटिक्स करने लगा। मैंने स्टार्ट इन द सेंस मैं VC सर से मिला, मेरी उनसे बहुत ही चिल फन में बात हुई आराम से, जैसे आप और मैं बैठे हैं पानी के गिलास के ऊपर ही कि सर आप एसीज का मेरा मुद्दा है। आपकी कॉफी रखी है? मैं इशू कोई ये पास करोगे कि मेरा एसी का इशू है सर, उसको आप रिजॉल्व कीजिए, इसी टॉपिक में मैं जीत के आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आपने कहा है, मैं एक कमेटी को फॉर्म करके उसको आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आपको दूंगा एज अ गिफ्ट, आप जीत के आए हो। मैं इतना खुश हो गया उस दिन VC सर के ऑफिस से कि चलो यार प्रेसिडेंट बन के कुछ तो फायदा मिला है। 1 महीना चला गया, VC सर ने फिर मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। मैं फिर से उनके ऑफिस पहुंच गया कि सर क्या रहा, आपने कहा था कि कमेटी बनेगी। कमेटी फिर उन्होंने बना दी। कमेटी बनने के बाद फिर 15 दिन उन्होंने वेस्ट कर दिए। फिर वहाँ से फिर पहुंच गया तीसरी बार ऑफिस, तब उन्होंने कहा कि बेटा इसमें ना एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बिजली का बिल आएगा। जबकि पहली मीटिंग में वो मेरे को कहते हैं कि मेरे पास फंड्स बहुत हैं, आप काम लाओ और अपने काम कराओ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग तो करके बैठूंगा नहीं VC के साथ कि एक प्रूफ मैं अपने साथ लेके चलूँ उनका। तो तीसरी मीटिंग में उन्होंने ऐसा कहा, तब मेरी आंख और कान सब उन्होंने खोल दिए कि कैसे आदमी पहली मीटिंग में और तीसरी मीटिंग से अपनी बात से मुकर जाता है। तब प्रोटेस्ट करने की हमें ज़रूरत 25 फरवरी को लास्ट की थी, तब हमें ज़रूरत महसूस हुई, तब करी प्रोटेस्ट। उसके बाद भी उनका वही रुख है। अब मैंने प्लान कर रखा है जैसे ही अब कॉलेज रीओपन होंगे तो मैं परमानेंटली भूख हड़ताल पे बैठूंगा। और शायद आपको पता भी हो कि अगर फेक भूख हड़ताल होती है तो FIR कटती है
और डेली पुलिस आके चेक करेगी, तो कोई फेक झूठी भूख हड़ताल नहीं हो सकती। वो क्या कारण है? कारण यही है एसी का। वीसी सर के ऑफिस में 3-3 एसीज इंस्टॉल्ड है। स्टूडेंट्स भी डिजर्व करते हैं। एसआरसीसी कॉलेज में एसी है, हंसराज में एसी है, हिंदू के आधे कॉलेज के अंदर एसी है। जब बड़े बड़े कॉलेजेस में एसी हो सकते हैं तो छोटे कॉलेजेस में क्या फर्क है? ड्यू में फंड्स का क्या सीन है? जैसे फंड्स कौन कंट्रोल करता है और क्या हर कॉलेज के पास इक्वली फंड्स जाते हैं? फंड्स का बहुत ही मतलब जो मैंने अभी तक नोटिस करा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से जो फंड आता है वो सैलरीज का, प्रिंसिपल्स का, इन सब का आता है। ड्यू जो फंड चार्ज करता है वो एकेडमिक्स के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कॉलेज डेवलपमेंट फंड है 1000 रुपए, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड है 2000 रुपए, फिर गार्डनिंग फीस, छोटी छोटी साल की बता रहा हूँ। इससे क्या होगा? नहीं, मैं बता आ रहा हूँ, उसी चीज पर आ रहा हूँ। हाँ। कॉलेज के पास फंड्स की कमी नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो कि साल के 2-2000 रुपए मिल रहे हैं, क्या करेंगे साल के 2000 रुपए का? इतना बड़ा कॉलेज है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। एक स्टूडेंट की फीस तो टोटल 20,000 बनती है ना, सारे फंड्स को मिला के। हाँ, 2000 अच्छा, तो आपकी फीस का पार्ट है ये। ओहो, पर स्टूडेंट। फिर तो बहुत पैसे हो गए। और ये सिर्फ डेवलपमेंट के नाम का पैसा है। अच्छा, सैलरीज का पैसा तो सरकार ऑलरेडी दे रही है, सरकारी इंस्टीट्यूट है। पर जो डेवलपमेंट के नाम का पैसा बच्चा पे कर रहा है, उसके डेवलपमेंट के नाम पर उसको पीने तक का पानी नहीं मिल रहा। इसलिए तो हमारे वीसी सर कह रहे थे कि पैसे की कमी नहीं है। अब आप एक कॉलेज पे यकीन नहीं करेंगे, जाकिर हुसैन कॉलेज में 3 करोड़ का फंड सरप्लस रह जाता है एक साल में, जो वो स्पेंड नहीं कर पाते। वो उल्टा उन्हें दिखाना पड़ता है कि सरप्लस फंड है हमारा। मैंने बैलेंस शीट चेक की थी। क्या मतलब, why are they not spending it? What's the point of a college that's being not for profit है ना? ड्यू नॉट फॉर प्रॉफिट है। और तो क्या आप जाकिर कॉलेज की है, जाकिर हुसैन कॉलेज की प्रैक्टिकल हालत मैं आपको वीडियोस में भेजूंगा, आप इसको डालना पॉडकास्ट में। इतनी बुरी हालत है जाकिर हुसैन के कॉलेज के क्लासरूम्स के अंदर कि बोर्ड तक ढंग के नहीं है। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, भूख हड़ताल पर बैठे थे, जब बोर्ड चेंज करके दिए हैं। खुद प्रिंसिपल को नहीं दिखता कॉलेज के अंदर की क्या कमियां हैं। अब आप एसआरसीसी की बात करे थे, हम बैठते ही एसआरसीसी कॉलेज की हमने बात करी। एसआरसीसी कॉलेज से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे डीयू के किसी भी कॉलेज का नहीं है, ये मैं ऑन माइक कहता हूँ। मैंने जब यही बात वीसी सर को कही तो कह रहे हैं वो डोनेटेड है, एसीज उनके एलुमनाई ने डोनेट किए हैं। बट इज दैट ट्रू? ऐसा हो सकता है? दैट इज ट्रू, उनके एलुमनाई ने डोनेट किए, पर बाकी एलुमनाई चेन कहाँ है? एसआरसीसी ने तो अपनी एलुमनाई चेन को मेंटेन कर रखा है। जो लोग जाते हैं वो डोनेट कर देते हैं। अब जो बाकी कॉलेजेस के एलुमनाई बनते हैं उनका कोई एलुमनाई चैनल ही क्रिएट नहीं कर रखा आज तक। वो ना डुसू कर सकता, वो ड्यू का प्रशासन कर सकता है, क्योंकि डाटा हमारे पास नहीं है, डाटा उनके पास है। तो एलुमनाई नेटवर्क अगर बनता है तो फंड्स वो खुद से डोनेट कर देंगे। अभी हिंदू कॉलेज के अंदर 3 फ्लोर की लाइब्रेरी बन रही है, दैट इज डोनेटेड बाय एलुमनाई। ओके। और फंड्स अपने पास बहुत हैं, किसी एलुमनाई के डोनेशन चंदे की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में ऐसा होता है क्या कि एक जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए हैं, वो हर कॉलेज में 52 कॉलेजेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लाइक यूनिवर्सिटी भी देती है कॉलेज को कुछ पैसा? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी बच्चे से जब पैसा ले रही है यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड का, तो यूनिवर्सिटी देती भी है पैसा। पर पिछले 2 साल से मैंने हंसराज के प्रिंसिपल मैम है, उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि यूनिवर्सिटीज तो हमें कुछ पैसा ही नहीं दे रही। तो मैंने कहा मैम ऐसा क्यों, वो पैसा भी आपसे ले रहे हैं। तो कोई इनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। जब आने वाले टाइम पे जब उठेगा, अब सरकार उठा सकती है, हम आवाज बन सकते हैं। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इंटरव्यू दिया था, उन्होंने प्रिंट भी किया है, उसमें सारी बातें इन डिटेल्ड उन्होंने छापी हैं। पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हम धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिले हैं, तब भी कोई उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं है कि फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ है। What's the fees of a DU college? डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, सेम नहीं है। अदिति कॉलेज की 10,000 है, हंसराज की 30,000 है, तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है फीस भी। यार काफ़ी फैसिनेटिंग दुनिया है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की आउटरीच होती है यूथ के अंदर, जो उनको लगता है कि ये स्टूडेंट लीडर्स हैं, इनसे हम कनेक्ट कर ले। आई डिड नॉट नो कि NSUI ABVP ऑलरेडी कॉलेजेस में होते हैं। जब बड़ा होना शुरू हुआ, सिर्फ किताबें पढ़ी तो पता लगा कि 2 ऐसे हैं। बिल्कुल। क्या इन पार्टीज से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं आपके पास, आपको एनरोल करते हैं? आपको ये बेड वर्क कैसे मिलता है कि यूथ पॉलिटिक्स कैसी करी जाए, या फिर कुछ एक डूज एंड डोंट्स, प्रोटोकॉल्स, ये सब? सच पार्टी की गाइडलाइंस, मतलब
NSUI जो है और जो ABVP है, वो दोनों पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के यूथ विंग्स हैं एक तरह से, है ना? स्टूडेंट विंग। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल ABVP एक चीज है, पर BJYM एक और चीज है, दैट्स लाइक वन स्टेप अबव, राइट? तो उस सेंस के अंदर आपके पास इन पार्टीज का आउटरीच प्रोग्राम होता है, वो क्या रहता है? लाइक वो किस तरह का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं? पार्टीज का बेसिकली मेंबरशिप ड्राइव होती है कि Okay. यू ज्वाइन दिस पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन, उसकी नॉमिनल 5 रुपए 10 रुपए की पर मेंबर फीस होती है। तो उसमें एनरोलमेंट होती है, फिर वो एक ग्रुप्स में ऐड करते हैं अपने अपने जो भी मेंबर बनेगा उसका, फिर उसकी मीटिंग होती है। मीटिंग हमारी जो NSUI की होती है वो CP कनाट प्लेस में ऑफिस है, मेडन्स के पीछे, एग्जैक्ट रोड मेरे को अब नाम याद नहीं आ रहा, रायसीना रोड। तो वहाँ हमारी मीटिंग होती है NSUI की। और बाकी ABVP का उन्होंने अभी नया ऑफिस बनाया, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो उसके बाद फिर मीटिंग्स में जो भी आगे के प्रोग्राम है वो डिस्कशन होते हैं। तो दैट इज व्हाट। उसके बाद फिर जो आपने BJYM का बताया, वो ऐसे ही कांग्रेस में यूथ विंग है। करेक्ट। हाँ जी, इंडियन यूथ कांग्रेस के नाम से। तो टिकट मिलती कैसे है NSUI में? NSUI में टिकट मिलती कैसे है, नेशनल प्रेसिडेंट बनाते हैं, जैसे NSUI का नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं, और इंचार्ज, जैसे इंचार्ज का नहीं है जी नेशनल प्रेसिडेंट, वरुण जी हैं। अच्छा। हाँ जी, तो उनसे बात करके या उनको अपना सपोर्ट टीम दिखा के उनका डिसीजन मेन होता है। बाकी फिर पार्टी सीनियर पार्टी लीडर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। राहुल जी भी खुद पर्सनली इस साल उन्होंने डुसू ऑब्जर्व किया है। अच्छा। हाँ जी। वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ यू गेट अ टिकट, नाउ यू हैव टू विन, राइट? तो ये सब होता है क्या कि मतलब पर्सनल कमेंट्स पास, जैसे नॉर्मल नेशनल पॉलिटिक्स में हो जाता है, रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर भी ऐसे होता है कि ये तो नरेला का है, इसको क्या पता दिल्ली के बारे में। आप सोच रहे हो आप एक तरह से ऐसे अटैक्स कर रहे हो, वो वाले उस तरह के आमने सामने रैलीबाजी, आमने सामने मुठभेड़ होती है कुछ ऐसी? हाँ बिल्कुल होती है। जिस देहात से मैं आता हूँ, जिस नरेला में से आता हूँ मैं, वहां से कभी भी आज तक कोई डुस्सू का प्रेसिडेंट नहीं बना। तो मुझे गर्व है इस बात को कहने में कि जिस देहात से मैं आता हूँ उस देहात ने पहला अपना डुस्सू का प्रेसिडेंट दिया है। और अब जब मैं अपने गांव, अपने देहात में जाता हूँ तो लोग बहुत ही खुशी से मिलते हैं कि तूने हमारा नाम रोशन किया। तो पहले आप देहात की कंडीशन पे बात करेंगे अगर, तो देहात की कंडीशन को भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप साउथ दिल्ली को कंपेयर करो, आप नॉर्थ वेस्ट आउटर दिल्ली को कंपेयर करो, तो जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे दोस्त साउथ दिल्ली के भी हैं, मैं खुद नॉर्थ वेस्ट आउटर दिल्ली का हूँ। तो चीजें हमारे सामने हैं। पर हाँ, जब वहां हमारा टाइम आएगा बदलाव लाने का, तो वहां भी बदलाव लाएंगे। जो आपके खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके साथ टिपिकली कोई डिबेट्स होते हैं ऐसे? डिबेट्स की मैंने मांग की थी अपने चुनाव में, बढ़िया रहता वैसे। DU ने नहीं कराया। हाँ। अगर होता तो और ऑब्वियसली फैन बेस बढ़ता। तो आप जब टिपिकली जाते हो, आपको कभी कैंडिडेट के खिलाफ भी नारेबाजी करनी होती है, फिर अपना ही पक्ष रखते हो? अपना पक्ष रखता हूँ मैंने खिलाफ कभी किसी के पॉलिटिक्स। What's the worst things about your election that sort of make you realize कि डैम यार दुनिया कितनी बड़ी है, या फिर कितने सारे खेलने वाले लोग हैं? इलेक्शन के बारे में अगर सोचे तो नेगेटिव साइड्स, हेक्टिक शेड्यूल बहुत हो जाता है। सो नहीं पाया मैं, 1-2 घंटे की मैक्सिमम नींद लास्ट के 10 दिन मैंने ली है, और मैक्सिमम 4 घंटे 5 घंटे, इससे ज्यादा मैं सोया ही नहीं। तो वो एक शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है। पर बाद में जब उसको रियलाइज करते हैं तो वही स्ट्रगल याद आता है। तो दैट इज अ मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज है। Does the DUSU president have a lot of power? Like what powers do you have? अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में बोले लिखने के लिए, क्या पावर्स होती हैं आपकी? पावर्स की अगर मैं बात करूँ तो एकेडमिक रिसर्च काउंसिल के हम मेंबर होते हैं, जिसमें सीनियर प्रोफेसर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर पावर्स की बात करें तो पुलिस प्रशासन जो हमारा है, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है, एक रिस्पेक्ट है। और रिस्पेक्ट सिर्फ ऐसी नहीं कि नाम की रिस्पेक्ट है, कोई भी काम मैं उनको बोलता हूँ तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे काम करते हैं। अब जैसे हाल ही में एक उल्लू ऐप चल रहा है, उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी है। हाँ, जिसपे वो एजाज खान का वो यस, हाँ। तो उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी, और दैट इज वेरी कि यूथ को कैसे आप डाइवर्ट कर सकते हो, और जो इलीगल है कम्प्लीटली। मैंने उसके प्रोविजंस चेक किए, वो लीगल है ही नहीं है, फिर भी चल रहा है। तो उसकी अब कार्रवाई स्टार्ट होगी, तो वो एक नेशनल इशू बनने जा रहा है। ये मैं आपके चैनल पे आज बता रहा हूँ। सो एकेडमिक रिसर्च काउंसिल, पुलिस पे आपका हर वजह आपका कंट्रोल है, आप उसका काम करते हो? काम करते हैं मिलकर। अच्छा। कंट्रोल तो हमारा कैसे हो सकता है। पर तो आप पुलिस को तैनात करते हो कि यहाँ सिक्योरिटी का ये इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, थ्रेट का इशू है, या थेफ्ट का इशू है,
गर्ल सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो एक पीसीआर परमानेंट वैन हमने कैंपस में परमानेंट चालू करवा रखी है। तो वो डेट डिपेंड्स कि अपनी पावर को कैसे एक प्रेसिडेंट यूज करता है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो हमें वीसी सर से टाइम लेने की जरूरत नहीं, हम जाके मिल सकते हैं। नहीं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए आज के टाइम पे वीसी सर से मिलना तो ऐसा है कि अपने महाराज से मिलना हो जैसे। तो दैट इज द पावर डिफरेंस जो फील किया है। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे और भी लोगों ने ट्राई करा होगा ऐसा। क्या व्हाट डू यू थिंक इज लाइक अ टफ थिंग अबाउट यूथ पॉलिटिक्स दैट यू हैव लर्नड? यूथ पॉलिटिक्स की टफ थिंग ये है कि जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं वो यूथ को जब टिकट देने की टाइम आता है तब थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं। जबकि अगर कोई भी प्रोटेस्ट होगी तो सबसे ज्यादा अगर मैन पावर कोई लेके जाएगा तो यूथ लेके जाएगा। करेक्ट। तो सिर्फ यूथ भीड़ इकट्ठा करने का मकसद नहीं है। यूथ को अगर पॉलिटिक्स में लाएंगे तो भारत की राजनीति चेंज होगी। आई थिंक दे डोंट ट्रस्ट देम बिकॉज दे फील लाइक भावुक हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, इम्पल्सिव है। मेरे हिसाब से ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं और एनर्जेटिक हैं। बट डीयू का ये कल्चर कैसा है? जैसे बहुत सारे लोग #DU लाइव पोस्ट करते हैं, वो जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैफेज पे खाना खाने के लिए, कभी नाइट आउट कर रहे हैं, कभी किसी क्लब में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का तो ये सपना होता है कि फाइनली आई वेंट, लाइक मुझे याद है मेरे पापा बिहार गए थे कॉलेज पढ़ने के लिए। ओके। पर उनका सपना था वो डीयू जाए, हम फरीदाबाद से। तो जितने भी लोग इस दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, इनफैक्ट जितने भी लोग नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि मुंबई के लोग जाएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी और बाकी सारे बढ़ जाते हैं इंडिया में, बिल्कुल। पर नॉर्थ इंडिया में सब लोग आना चाहते हैं डीयू कैपिटल में। यहाँ पे आपके पास पैसा, पावर, एकेडमिक्स, ग्लैमर सब कुछ है, राइट? राजधानी है। ऐसे ही जो डीयू की लाइफ होती है, व्हाट आर लाइक सम ऑफ योर फेवरेट स्पॉट्स, सम फेवरेट कैफेज या फेवरेट रेस्टोरेंट्स? नॉर्थ कैंपस के अच्छे कैफेज हैं, जैसे रिकोज में, आज रिकोज था, मेरी सिस्टर आई हुई थी तो मैं वहीं था। उससे पहले एक क्यूडी भी कैफे अच्छा है, तो वहाँ मैं रेगुलर तो नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी किसी के साथ जाना होता है तो मैं चला जाता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं पूरा। आप कैफेज में जाएंगे तो आपको भीड़ मिलेगी और सारे डीयू के क्राउड से। कमला नगर मार्केट है, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल चिल वाइब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी स्टूडेंट आता है तो वो एंजॉय करके जाता है 3 साल। अगर मेरे को जाना हो, डीयू का भ्रमण करना हो, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? आप स्टार्ट करो नॉर्थ कैंपस से, फिर आप जाओ साउथ कैंपस, फिर आप कुछ साउथ कालका जी के कॉलेजेस भी विजिट कर सकते हो। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट आप जाना फिर देहात में, स्वामी श्रद्धानंद और अदिति कॉलेज। वो भी डीयू के पार्ट है? वो भी डीयू के पार्ट है। वो बिल्कुल ही अलग है कैंपस लाइफ से। तो ये है सारा डीयू, पूरी दिल्ली में ही है डीयू। ईस्ट कैंपस भी आपको मिलेगा, वेस्ट भी, नॉर्थ भी, साउथ भी। यार जब हम छोटे थे, आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे को वो कट ऑफ वाली पॉलिटिक्स नहीं सहनी पड़ी। पर मैंने सुना है कि न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि कट ऑफ इतने ब्रूटल क्यों होते हैं डीयू के अंदर? 98.9, 99.1, इज इट स्टिल द सेम? इट्स स्टिल द सेम। स्टूडेंट्स तो पढ़ते हैं तो फिर मार्क्स आते हैं। तो ऐसा है कि हाँ, पढ़ना पड़ेगा तभी डीयू में एडमिशन होगा। लोग बोलते हैं कि मैं घटिया कॉलेज में आया, मेरी जिंदगी खत्म। क्या वाकई में ऐसा है कि डीयू के बेस्ट कॉलेजेस की क्वालिटी ऑफ लाइफ और डीयू के वर्स्ट कॉलेजेस में जमीन आसमान का फर्क है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी अंडरग्रेड स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से हुई थी। तो मैंने ऑप्ट इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास था घर के। और अब मैं ग्रेजुएशन, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन कह लो, लॉ कह लो, वो मैं अब यहाँ CLC से कर रहा हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि घटिया कॉलेज में जाओगे, घटिया नहीं कहेंगे, मतलब आउटडेटेड कॉलेज कह सकते हैं, उसमें आप जाओगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई कॉलेज घटिया नहीं होता, उसको अच्छा बनाने वाले भी उसके स्टूडेंट्स और उसको बुरा बनाने वाले भी उसके स्टूडेंट्स हैं। इज देयर लाइक अ थ्रेट टू यू दैट यू हैव सो मेनी गाइज आउटसाइड? थ्रेट इतना नहीं है। लाइक जेन्युइनली एक स्टूडेंट लीडर को कोई वायलेंस का थ्रेट होता है, या फिर ऐसा होता है कि लड़ाई हो सकती है बिकॉज पीपल आर अगेंस्ट मी? हाँ, इलेक्शंस के टाइम पे ऐसा होता है कि लड़ाई का कभी भी माहौल बन सकता है, बट आफ्टर इलेक्शन से ऐसी कोई चीज़ें इतनी है नहीं। और आज हमें एक प्रोग्राम में जाना था तो इसलिए सब आए हैं कि चलो प्रोग्राम में भी अटेंड करेंगे, फरीदाबाद वाला। तो ये रीज़न था। तो जैसे कॉलेजेस के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी इज मोर फेमस फॉर लाइक ऑल आउट फाइट्स। जब फाइट्स ब्रेकआउट होते हैं दिल्ली के अंदर, आपने कभी खुद हैव यू बीन इन फाइट्स योरसेल्फ? नहीं, मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, पर हाँ मैंने फाइट्स देखी हैं होती हुई।
गाड़ी फोड़ते हुए भी देखे हैं। हाँ, हाउ ब्रूटल इज इट? नॉट सो मच, मेरे को नहीं लगा इतना। अब इलेक्शन है तो सारी चीजें होती हैं, करनी पड़ती हैं। करनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग यार। मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग देखते हैं इस पॉडकास्ट को, इट रेयरली अ चांस कि आपको कोई यूथ लीडर मिलता है, राइट? एंड आप अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो यू आर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दे वांट मी टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ अ 61-year-old पॉलिटिशियन कि सर हम राजनीति में प्रवेश कैसे करें? और मैंने यही सवाल ना बड़ी अर्लिस्टली जयवीर शेरगिल, असदुद्दीन ओवैसी और एक दो और थे रीजनल पार्टी के लोग, वो हार्वर्ड में आए थे, तो मैं वहाँ गया था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, सर हाउ कैन यूथ एंटर पॉलिटिक्स में? 2019 की बात है ये। तो सब यहाँ वहाँ की फालतू की बातें कर रहे थे कि ये वो, आपको जज्बा चाहिए, आपको ये सब चाहिए। तो वैसे कहता फाइनली ये सब झूठ कह रहे हैं, आपको चाहिए पैसा। ये बात है, ये बात यूथ के लिए भी सच्ची है और ये बात वुमेन के लिए भी सच्ची है। तो चुप हो गए वो। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैं आज पूछता हूँ आपसे कि किसी को अगर पॉलिटिक्स में करियर स्टार्ट करना है, इज देयर आंसर ट्रूथ और इज देयर समथिंग एल्स? ओवैसी की बात बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से अगर किसी को पॉलिटिक्स में एंटर करना है, आपके एरिया में कोई ना कोई इशू होगा। बिल्कुल होगा। सिविक इश्यूज, सैनिटेशन, रोड। बस रोक दो, सैनिटेशन पे रोक दो। हाँ, फाइंड वन इशू, हाँ, उस इशू को रिजॉल्व कर दो। उस इशू को रिजॉल्व कराने के लिए जितने आपके एफर्ट्स, रिसोर्सेज लग सकते हैं, आप वो लगा दो। यू विल बी द लीडर। लोगों को आप पर यकीन होगा। जब आप एक इशू सॉल्व करा सकते हो तो आप लोगों का दूसरा इशू भी सॉल्व करा सकते हो। दैट्स हाउ यू एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स। और उसके बाद गेम अपने आप चेंज होता दिखेगा आपको। Is that what you learned in these years? Yes, 100%. अब किस तरह के लोग आपसे आके जुड़ते हैं? I think you also met Rahul Gandhi once. What 3 was that times. like? 3 times. What was that like? क्योंकि ये आपकी अपनी क्या बोलूँगा, नेतृत्व है या आपका अपना मेहनत है कि आपको आप ही के पार्टी के नेशनल लीडर से, और जो अब इंडिया में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनसे मिलने का मौका मिला? बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई, डिस्कस भी करी, हमारी सुनते भी हैं। ऐसा नहीं हम उनकी सुन के आ गए जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, बट हमने अभी अपने इश्यूज पर बात की है जो वो संसद में उठाएंगे। और हाल ही में भी राहुल गांधी जी को मैंने डीयू भी इनवाइट किया था, वो डीयू भी आएंगे। अभी लास्ट ईयर राहुल गांधी जी जब डीयू आए थे तो उनको आने से रोक दिया था। क्यों? प्योर पॉलिटिक्स। हमारी प्रॉक्टर है रजनी अब्बी, नाम लूंगा मैं क्योंकि रोका ही उन्होंने था। ही एंटर्ड इनटू वन ऑफ द हॉस्टल्स टू ईट द मेस फूड। जो बच्चे वहाँ खा रहे थे वो उनको वहां से बाहर निकाल दिया कि यू आर नॉट टेकन द परमिशन, तो आप यहाँ से जाइए। तो दैट इज फेयर, राइट? लाइक नो, दैट इज नॉट फेयर। कल को मैं आ जाऊँ ऐसे खाने के लिए? हाँ, आप खा सकते हो, आप पैसे दो, आप खा सकते हो। इवन एज अ नॉन स्टूडेंट? यस, ओपन है वो सबके लिए। तो जब और स्टूडेंट्स या बिना स्टूडेंट के आउटसाइडर भी आके वहाँ खाना खा सकता है, तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। और अगर आपको कॉलेज भी एंट्री करनी है तो आपको अगर किसी अथॉरिटी से मिलना है, आप बाहर गेट कीपर पर अपनी एंट्री कराते हैं और आप कॉलेज जाते हैं। तो इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बनाया गया, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। और बाकी जो राहुल गांधी जी से मैंने सीखा है, ही इज अ प्योर सेट माइंडसेट कि हमें कैसे नफरत की राजनीति को मोहब्बत की राजनीति में बदलना है। उनका सारा ध्यान ही उस चीज पर है। ये जो हेट्रेड पूरे इंडिया में आज के टाइम पे है, उसको हम प्योर क्लीन पॉलिटिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए उन्होंने बातें भी काफी सारी शेयर की और वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। पर आप तो कह रहे थे यार, इंडिया खुद ही क्या कहते हैं, डीयू खुद ही कास्ट की लाइंस पे बटा हुआ है। नहीं, बात कास्ट की नहीं है, बात है कि अगर देश में अब आप देखेंगे जो पहले माहौल था सारा और जो आज भी है, कि अगर हिंदू मुसलमान की जब भी बात होती है तो हिंदू दिखते हैं कि हम एक हो गए, मुसलमान कहते हैं हम एक हो गए। अरे पहले अलग कहाँ थे? पहले भी तो हम एक ही थे और आज भी हम एक है, पर सिर्फ एक सेट ऑफ माइंड सेट इसके ऊपर डालना और इसी पे सारी राजनीति कंडक्ट करना। माइंड सेट एक जगह पे लगा दिया। अब आप डीयू की बात करें, डीयू में आरएसएस बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करती है। अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हुए तो सब कह रहे थे कि आरएसएस आई थी, उन्होंने 2000 नुक्कड़ सभा कंडक्ट की और दिल्ली के इलेक्शंस में वो जीत गए। They have the hands down, they have the best international on ground network. They do.
तो उन्होंने ऐसा किया। अब वो दिमाग से खेलते हैं कि कैसे एक नॉर्मल आदमी की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। चैनलाइज किस चीज़ पे करेंगे? जब आप डीयू के अंदर पढ़ाई नहीं देंगे। आज के टाइम पे एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीयू का डाउन हो चुका है। उसका रीज़न है टाइम पे क्लासेस नहीं होती, प्रोफेसर क्लास नहीं लेता, बच्चे अगर आ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बैठने का, जिसकी डिमांड मैं कर रहा हूँ पिछले 2 साल से लगातार। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रोफेसर नहीं आएंगे, तो बच्चे की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, एक जो वैचारिक क्षमता है, वो खत्म हो गई। वो तो सिर्फ बंक मारेगा। That's what DU is known from on the outside. वो right? बंक मारेगा, उसका ध्यान ही डाइवर्ट कर दिया। अब मैं कोई चीज सोचने के लिए, डिस्कस करने के लिए कहीं बैठूं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो 4 चीजें मैं और अच्छे से सोच सकता हूं। अब आप एक बेकार सी जगह पे अगर अपना पॉडकास्ट कंडक्ट करते हैं तो आपका मन ही नहीं करेगा वहां बैठने का। 100%। सिमिलर कंडीशन डीयू के क्लासरूम्स की है। अगर आप क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देंगे तो बच्चा वहां बैठ के पढ़ेगा और फ्री टाइम पे अपने दोस्त से 2 प्रोडक्टिव बात भी करेगा। पर ऐसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बच्चा कहाँ जाएगा? हैंग आउट करने। उसका वो दिमाग डाइवर्ट कर दिया चीजों पे। तो जो सरकार के खिलाफ बोलने वाली जो युवा पीढ़ी है, उसका जब दिमाग से ही आप डाइवर्ट कर चुके हो तो वो तो आपके खिलाफ बोलेगी ही नहीं। तो दे आर वेरी स्मार्ट कि हाउ टू चैनलाइज द एनर्जी, हाउ टू डाइवर्ट। क्यों नहीं दे रहे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोई पूछने वाला हो? हम कोई लग्जरी डिमांड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। बट क्या आप हिस्टोरिकली डीयू जब पहले एनएसयूआई के अंडर है या वैसे भी हैज डीयू बीन अ गुड प्लेस वेयर लाइक एसीज पहले भी थे या फैंस तब आप भी थे? एसी की बात करेंगे तो पुराने टाइम पे क्या ग्लोबल वार्मिंग इतनी थी? नहीं। एसी वाज नॉट अ नेसेसिटी। राइट। मतलब हैव कॉलेजेस डिग्रेडेड व्हेन दे वर वंस गुड? मैं ये पूछ रहा हूँ। निश्चित तौर पर जैसे एडवांसमेंट की जरूरत थी, एडवांसमेंट तो हुई नहीं है। हॉस्टल की सीट एज इट इज, लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज, हर चीज एज इट इज है। आपने डेवलप क्या किया है? डेवलप करने का मकसद ही नहीं है। डेवलप करेंगे तो एक माइंड सेट जाएगा जो सरकार के खिलाफ अगर बोल देगा तो सरकार को खतरा है। तो फ्री स्पीच दबाई जाती है डीयू में? निश्चित तौर पे। आप आइसा की प्रोटेस्ट देखें। ऐसा क्या है? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करके एक संगठन है, एसोसिएशन, उनको चौकीदार पकड़ के घसीट रहे हैं। दे वर नॉर्मली प्रोटेस्टिंग ऑन अ नॉर्मल सिंगल मूवमेंट। उस दिन मैं कैंपस नहीं था, बेशक वो मेरी अपोजिट पार्टी थी। अगर मैं कैंपस होता तो किसी चौकीदार की हिम्मत नहीं होती, वो उनको वहां से उठा कर ले जाते। मेरे को याद नहीं है मैं था कहाँ। अगर कैंपस होता तो उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। आपको परमिशन लेनी होती है प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट द सेम एज लाइक पब्लिकली जैसे करते हैं लोग। हाँ, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट प्लेस है, आर्ट्स फैकल्टी, वहाँ कोई भी स्टूडेंट जाके अपनी बात कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल डीयू के अंदर जाके एज अ प्रोफेसर एंटी गवर्नमेंट लाइक से आई एम अ प्रोफेसर ऑफ यू कांट बी अपॉइंटेड, आप अपॉइंट ही नहीं हो सकते। पॉलिटिकल फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ, मैंने चुपचाप से सरकार की बात सुनी है। मैं फाइनली जाके पॉलिटिकल फिलॉसफी में बोलता हूँ कि चलो जो भी विचारधारा। ओपनली या क्लासरूम में? क्लासरूम में। हाँ, तो वो बात अगर ऊपर तक पहुंच जाएगी तो आपको हटा देंगे। व्हाट आर यू सेइंग? बट कॉलेजेस शुड बी, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज के अंदर सारे बच्चे एंटी गवर्नमेंट बने, सारे बच्चे नहीं, जो गलत चीजें हैं उसके खिलाफ तो आवाज उठाएं। बट यू आर सेइंग कि पॉलिटिकली बंदे की फ्री स्पीच को दबाया जाता है कॉलेजेस के अंदर? बिल्कुल दबाया जाता है। अब जो बंदा, हमारे एनएसयूआई के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई मेरी तरफ की बनाई हुई बात नहीं है। स्टूडेंट आते हैं, भैया ये कहते हैं कि हम एनएसयूआई ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो टीचर हमारी अटेंडेंस शॉर्ट कर रहा है। क्या मतलब हुआ इस बात का? आप एबीवीपी ज्वाइन कर लोगे तो आपकी अटेंडेंस फुल हो जाएगी, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। अब शिवाजी कॉलेज का मैं एग्जांपल नाम के समेत आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा मेरे को, भैया मेरे को ना एबीवीपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं कहा भाई क्यों? कह रहा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रोफेसर ने मेरे को कहा है कि अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो अटेंडेंस पूरी हो जाएगी, नहीं ज्वाइन करोगे तो आपकी तो अटेंडेंस कम है ही, हम इसको पूरा नहीं करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। मतलब एक चीज को प्रमोट करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो स्पीच डायरेक्टली नहीं दबाई जाती, इनडायरेक्टली तो वो बच्चा दब ही गया, अब वो उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता। तो दैट इज व्हाट डीयू के जो प्रोफेसर्स हैं या कॉलेजेस हैं वो करते हैं। अब मेरे को दबाने का प्रयास स्टार्टिंग में किया जब मैं प्रेसिडेंट चुन के आया। 1-2 वीडियोस मैंने अगेंस्ट डाली एडमिनिस्ट्रेशन के, और मैं डालूंगा अगर मैं गलत लगेगा तो मेरे को वीसी सर के ऑफिस से फोन आता है कि इसको डिलीट कीजिए, ये गलत मैसेज देगा डीयू के बारे में। तो मैंने उनको सीधी एक बात कही कि अच्छा मैसेज आप देने का काम करो,
भाई मैं क्यों गलत मैसेज को प्रमोट करूंगा, मैं तो अच्छी हाँ। चीज़ों को भी प्रमोट करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको डिलीट कर दो, इसको मीडिया डालेगी, लाइमलाइट मिलेगी, मीडिया डीयू को बदनाम करेगी। हाँ सर, मैं डिलीट नहीं करूंगा, आप जो भी मेरे खिलाफ करना चाहो आप और वो करो। आपको रेस्ट्रिकेट एक्सपेल नहीं कर सकते क्यों, किस बात पर करेंगे? डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए? मैंने कोई कंडक्ट गलत नहीं किया, प्रूव करो, कोर्ट चले और आप लॉ स्टूडेंट वैसे हो। हाँ हाई कोर्ट जाके बात करेंगे फिर सीधा। आप करो तो अभी हुआ है ऐसा, हंसने की बात, मतलब आप नॉर्मल आदमी को लगेगा। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मतलब इट इज डिफिकल्ट इन एनी सिचुएशन टू मेस विद अ लॉयर। यस, आई एम लाफिंग बिकॉज ऑफ दैट। जैसे Okay. लॉयर्स फैंटास्टिकली इसलिए भी जाने जाते हैं ना कि अगर आप किसी लॉयर को अपने घर पे वो रेंट दे रहे हो, मतलब अगर वो आपका आप अवॉइड landlord हो, करते हैं लोग। तो लोग अवॉइड करते हैं कि बिल्कुल, मतलब वो रूल लगा सकता है। मैं हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ। ट्रू ट्रू। तो मैं जिस कंडीशन, हाँ मैं उस बात पे था। अभी भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में 3 बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया, मतलब लेटर इशू कर दिया और उनको रस्टिकेट कर दिया कि यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉलेज। वो तीनों बच्चे हाई कोर्ट गए और वहां से ऑर्डर लेके आए वीसी के अगेंस्ट हाँ। कि आपने गलत ऑर्डर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सीन है दिल्ली में ही। तो एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर के गलत मतलब विरोध करने वाले स्टूडेंट्स को चुप करा दो। एक और वो फॉर्म ऑफ ड्यू भी होता होगा ना, जो सिर्फ क्लासेस, दोस्त, नुक्कड़ नाटक, सोसाइटी के फंक्शन वगैरह इनमें चलता होगा, जिनको परवाह नहीं होगी इस पॉलिटिक्स की। बिल्कुल ऐसे बच्चे बहुत हैं। How do you get them to be interested? They don't care. They just want to have a good college life. उनको नहीं कन्विंस कर पाया मैं आज तक, मेरा फेलियर रहा है कह सकते हो आप। बहुत कोशिश की कि मैंने न्यूट्रल स्टूडेंट आए, पार्टिसिपेट करे, आए भी, पर 100% रेशो नहीं आ पाई। मतलब ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को खुद युवा नेता का जो स्टीरियोटाइप बनता है, ये इंटिमिडेटेड रहते हैं बच्चे की, यार भाई हमें आप करो अपनी पॉलिटिक्स, हमें छोड़ दो। ऐसे हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, 10% कह सकता हूँ। बाकी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। बाकी लोग क्या इंटरेस्टेड वोटर होते हैं। टर्नआउट रहता है आपके इलेक्शंस के अंदर? वोटर टर्नआउट तो बहुत ही कम है, कितना होता होगा? 1.5 लाख में से 60,000 बस। बस। और मेरे को उम्मीद थी कि मेरे इलेक्शन में बढ़ेगा, क्योंकि इशू बेस्ड बात मैं करता आ रहा हूँ, सॉल्व करता आ रहा हूँ, पर ऐसा हुआ नहीं। वेरी कूल man। आप क्या प्लान है नेक्स्ट मेरा प्लान आगे दिल्ली की राजनीति, इन दिस सिटी? इन द सिटी और देश में भी अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाएंगे। ग्रेट। बिफोर यू गो, व्हाट डू यू डू फॉर फन? ट्रिप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोस्तों के हाँ। साथ। बाकी मूवीज हो गई, लोकल शोज हो गए, दोस्तों के साथ बैठना हो गया, इतना ही है, ज्यादा टाइम मिल ही नहीं पाता। और ये अब तो है ही बहुत नहीं, कंज्यूमिंग जॉब है क्या? बहुत ज्यादा Do you do टाइम some कंज्यूमिंग बहुत है ना, फैमिली के लिए टाइम रहता। अभी से ही इस एज पे हाँ। आदमी सोचता है कि चलो यार ये तो चलो आराम से करेंगे बाद में कभी। नहीं, मैं कई लीडर से मिला और स्पेशली रविंदर सिंह भाटी ने मेरे को ये बात बताई। ही इज ऑल्सो वेरी गुड लीडर, इंडिपेंडेंट, शिव से एमएलए जीते, लोकसभा लड़े इंडिपेंडेंट। रविंदर सिंह भाटी कहाँ के? राजस्थान? राजस्थान। अच्छा हाँ, मैंने उनकी बहुत वीडियोस देखी थी इलेक्शंस Yes, के टाइम yes. पे। वेरी सरप्राइज्ड बाय हाउ दैट हैपेंड। यस। हाँ। तो उनसे मैं मिला, उन्होंने मेरे को एक चीज कही कि यू हैव ओनली 200 डेज। उन 200 दिन में एक एक दिन आपका इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपका जो 200 दिन, आपको ये ना लगे 200 दिन के बाद कि मैंने उस दिन का अपना एक दिन वेस्ट कर दिया है, मैंने अपने दिन वेस्ट कर दिए। क्योंकि ये हमारे आने वाले 50 साल तय करेंगे कि हम देश में क्या करने वाले हैं। तो मैं एक भी दिन ऐसा नहीं है, मैं रात को घर 12:30-1 बजे पहुंचता हूँ और सुबह फिर वही 9:30 बजे निकल जाता हूँ। तो जब से बना हूँ, ये शेड्यूल तो मेरा बनने से पहले भी नहीं था, जो बनने के बाद हो गया। तो रविंदर भाटी ने आपको बोला कि 200 दिन मतलब कि आपके कार्यकाल के अंदर एज दूसरे प्रेसिडेंट बचे हुए हैं अभी? कितने दिन बचे हैं अभी करंटली? अब तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 120-30 डेज। तो छुट्टियों में क्या करोगे फिर? आप बोल रहे थे अपने प्लान बना के लाए हो। दिल्ली को कवर करेंगे पूरा, हर विधानसभा में। 70 विधानसभा, 70 की 70 विधानसभा में अब हम जाके जो वहाँ के इश्यूज हैं या जो हमारी वहाँ पे टीम है, उनसे मीटिंग करके जो भी समस्या है वो पुरजोर तरीके से विधायक के सामने, एमएलए के सामने उठाएंगे। What is, honestly tell me, what does it take to solve a problem? जैसे मैं आपके पास आता हूँ, मान लो कि आपके पास जो एज अ ड्यू स्टूडेंट, एज अ ड्यू स्टूडेंट, चलो एज अ ड्यू स्टूडेंट मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मेरे यहाँ पे फलानी दिक्कत है, या हमारे यहाँ ना लाइट खराब है। इतनी सिंपल सी चीज़ है ये लाइट। बंदा खुद भी ब्लिंकिट कर सकता है कि चल मेरा कॉलेज नहीं कर रहा, मैं क्यों हो रहा हूँ, चल हम आपस में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। हाउ डू यू सॉल्व अ प्रॉब्लम? लाइक व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप?
मैंने सबसे पहले आते ही 7 विंग्स बना दिए थे। 7 विंग्स का काम ही ये था कि विंग मतलब आप मिनिस्ट्री कह लो उस चीज को, विंग्स हाँ। मत कहो, मिनिस्ट्री के भाई डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वुमेन डेवलपमेंट, गर्ल्स के लिए अलग एक हमने सेल बनाया, लीगल सेल अलग बनाया। तो जैसे ही प्रॉब्लम आती है, मैंने अपने ऑफिस में भी बोर्ड लगा रखे हैं उस सेल और के। यू हैव एन ऑफिस? हाँ, ऑफिस ड्यू देता है ना, हाँ। तो उसमें ऑफिस में हमने बोर्ड लगा रखा है कि जिसकी जो समस्या है, जैसे आप जो समस्या की बात करो, पीडब्ल्यूडी रिलेटेड है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसका हमारा हेड है, उसके पास मैं उसको डाइवर्ट करता हूँ। हमारे उन सारे डिपार्टमेंट हेड्स के बाद प्रिंसिपल्स की लिस्ट है, वो डिपार्टमेंट हेड प्रिंसिपल को फ़ोन करता है और इशू की कॉपी हमारे लेटर पैड पर लिख कर प्रिंसिपल को देता है, प्रिंसिपल उसको रिजॉल्व करता है। सो यू यूज टेक्स्ट कम्युनिकेशन लाइक लिखित में? लिखित में बिल्कुल, क्योंकि प्रूफ होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग मैन। मतलब मैंने इमेजिन नहीं करा था कि इतना फॉर्मलाइज तरीका होता है सब चीज को करने का। आई थॉट ये तरीका ही हमने बनाया। इससे पहले आप डुसू प्रेसिडेंट के पास जाते तो कोई तरीका ही नहीं था। मैं खुद हैरान था कि कैसे वो डिपार्टमेंट बनाकर, या कैसे एक आदमी 6 लाख बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मैं भी अपने पार्ट पे अगर बात करूं तो मैं हर एक बच्चे की प्रॉब्लम आज के टाइम पे नहीं सॉल्व कर पा रहा, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और स्ट्रेंथ को सॉल्व कराने के लिए मैन पावर चाहिए। अब ड्यू ने हमें एक स्टाफ दे रखा है सिर्फ, जो एज अ क्लर्क काम करता है। एक क्लर्क? सिर्फ एक क्लर्क ऑफिस के लिए या पूरे? मेरे इंडिविजुअल ऑफिस के लिए। हाँ। अब उस क्लर्क का काम अगर कोई आ जाता है तो पानी पिलाने का भी है। हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन के जाके अगर किसी की समस्या ले जानी है डिपार्टमेंट के अंदर तो वो भी वो लेके जाता है। हाँ। तो मैन पावर बहुत कम है। और रजिस्ट्रार के ऑफिस की अगर आप बात करोगे तो आप फंड्स में खुद देखना, 30 तो सिक्योरिटी गार्ड रजिस्ट्रार को मिले हुए हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आता रजिस्ट्रार के ऑफिस में 30 सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है। रजिस्ट्रार क्या करता है? रजिस्ट्रार ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का, मतलब वीसी से छोटी पोस्ट कह लो। अच्छा, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसको 30 सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए हैं। ताकि वो पिटे ना पिटे प्रोटेस्ट में। कह सकते हो आप। जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो हमारी सिक्योरिटी में नहीं है, वो प्रशासन की सिक्योरिटी में है। इंटरेस्टिंग। मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि इतना एंटीथेटिकल एटीट्यूड क्यों होता है प्रशासन को लेके, कि मतलब हमारे फॉरएवर कोई अच्छा काम भी करते हैं ड्यू की प्रशासन या नहीं? सब गलत करते हैं। कोई लीडर अगर इनवाइट करना है, मोदी जी को बुलाना है, अमित शाह जी को बुलाना है, तो उनका कार्यक्रम कोई कमी नहीं मिलती। काफी इंटरेस्टिंग यार। मैं ऑनेस्टली आपसे बात पूछता हूँ बिकॉज अभी आपकी उम्र छोटी है, नहीं तो मैं ना पूछता आपसे। बिल्कुल। हम जैसे जब मेरा फर्स्ट टाइम वास्ता पड़ा पॉलिटिक्स से, तो मैंने थोड़ी बहुत हरियाणा पॉलिटिक्स नज़दीकी सी देखी। तो जब पॉडकास्टिंग करनी शुरू करी बहुत बड़ी एज पे, तो नेशनल पॉलिटिक्स डायरेक्टली कवर भी करी, देखा भी, बीच बीच में देखता रहा। बहुत सारे दोस्त यार, फैमिली में लोग राजनीति में या उससे जुड़े हुए थे। मैं जाके बोलता था कि देखो इंडिया में करप्शन खत्म हो जानी चाहिए। करप्शन वर्ड ना एक बड़ा पोलराइजिंग वर्ड है। जिस सेम प्लेटफॉर्म पे अरविंद केजरीवाल इलेक्शन जीता था कि इंडिया खत्म कर देंगे करप्शन, और तुम पूछते हो सिंपलिस्टिकली एज अ बच्चा जाके किसी बड़े पॉलिटिशियन से, सर पॉलिटिक्स में करप्शन खत्म करने का क्या तरीका है, और वो आपको कोई लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, चले जाते हैं। As time goes on and you grow older, you realize that it's not corruption, it's just the way the country works, right? You stop questioning that. ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आपने पर्सनली ऐसी कोई करप्शन एनकाउंटर करी है और आपने बोला है कि यार ये क्या दुनिया है? करप्शन के इंस्टेंसेस स्टूडेंट लेवल पे होती है करप्शन? होती तो है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और डूसू नहीं करता? like the student body, do you have that much power that you can do some kind of? हमारे पास इतनी पावर नहीं है। हमारा एक सेंट्रलाइज्ड फंड है 30 लाख रुपए का। हाँ, साल का 7 लाख बच्चे हैं और हमें 30 लाख का फंड मिलता है। हाँ। उसमें से 8 लाख की हम सैलरी दे देते हैं, जो एज इट इज जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी हमें देनी होती है। 22 लाख बचता है। 22 लाख के भी हेड्स हैं। डिबेट सेमिनार कोई प्रोग्राम कराना है तो उसमें रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के एक्सपेंसेस है। तो हमारा तो बहुत न्यूट्रल है, उसमें तो सबके सामने नहीं, मतलब 22 लाख रुपए साल के, और सारा स्टूडेंट वेलफेयर, सारी एक्टिविटीज आप करा रहे हो? हम कराते हैं। कॉलेजेस नहीं कराते? कॉलेज अपने लेवल पे कराते हैं। डुसू का अपना अलग फंड है 22 लाख का। उस 22 लाख में आपको इतने बच्चों की टेक केयर करनी है? टेक केयर करनी है हमें, उनकी डेवलपमेंट करनी है। जो डुसू का तो आप एक्सटर्नल फंड्स नहीं ले सकते किसी तरह से? हम वीसी सर से हमने मांगा है पर उन्होंने भी दिया नहीं है। उनके पास अपना पैसा बहुत है, वो हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है, तो उसका उनको क्या दोष दें, कितना दोष दें।
और बाकी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्कैम है, एक से एक बड़े स्कैम है। जैसे कोई जैसे छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की भी अगर अपॉइंटमेंट होती है तो उसके लिए भी रिश्वत है। आप एक अमाउंट पे करोगे जब आप एक सिक्योरिटी गार्ड लगोगे। सिमिलर कंडीशन प्रोफेसर्स पे आ जाती है। मैंने पीएचडी का स्कैम उजागर किया था, 5-5 लाख में सीटें बेची जाती हैं पीएचडी की डीयू के अंदर। मैंने खुल के इस बात को बोला था। अब मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस लगाओ तो लगाओ, पर जो चीज है उसको लोग एडमिट कर रहे हैं कि हाँ बात तो सच्ची है। पीएचडी का स्कैम मतलब पीएचडी स्टूडेंट बन सकते हो आप? पीएचडी स्टूडेंट बन सकते हैं, उसके लिए इंटरव्यू होता है, एक पेपर कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन है। यहाँ डायरेक्ट एक्सेस है? यहाँ डायरेक्ट एक्सेस है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। सिमिलर प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट्स में आप स्कैम देख सकते हैं। जिसका मन करेगा आप उसको प्रोफेसर अपॉइंट करो। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, मैन पावर अपने आप में रिक्रूट होना, और रिक्रूट 100 लोगों में से 10 लोगों को करना है तो 10 लोग कुछ फेवर करेंगे तभी तो रिक्रूट होंगे। आप और यूनिवर्सिटीज विजिट करते हो दुनिया भर में, देश भर में, देखने के लिए हाउ दे आर डूइंग स्टफ? रिसेंटली मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी गया था। बड़ा स्केल होगा ना वहाँ पे तो शायद? नहीं, डीयू से तो सबसे बड़ा डीयू है इंडिया में। इंडिया का सबसे बड़ा डीयू है। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी में 20-30 हज़ार स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल। ओके। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बाकी प्रॉब्लम्स एज इट इज सेम है कि वीसी नहीं सुनता। रेगुलर डिमांड मीटिंग के बाद भी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। मैं जयपुर राजस्थान गया था तो वहाँ पे भी स्टूडेंट से मिल के आया तो चीज़ें वहाँ भी सेम है। अभी मैं आपके चैनल को बताऊंगा, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई है 2020 में। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो एंटरटेनमेंट पॉलिसी है। उसका रीज़न है, जो स्टूडेंट इस नेप के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एनरोल हो रहा है, पहले जो मार्क्स का क्राइटेरिया था, मैं ड्यू की बात करूंगा, 75% मार्क्स रिटर्न टेस्ट पे बेस्ड थे। 75% 100 में से 25% टीचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब जो पॉलिसी आई है वो चेंज होगी पूरी। 55 से 60% मार्क्स आपके रिटर्न टेस्ट पे, 40% मार्क्स टीचर के हाथ में। अब टीचर जिसको मन करता है उसको कम मार्क्स देता है, टीचर जिसको मन करता है उसको ज्यादा मार्क्स देता है। अब मान लीजिए टीचर ने किसी स्टूडेंट को 40 में से 10 मार्क्स दिए, सिमिलरली वो 30 मार्क्स अपने पेपर में, रिटर्न पेपर में लेके आ रहा है, तो उसके 40 मार्क्स आ गए। अब पासिंग की अगर मैं बात करूं तो लॉ की पासिंग 45 मार्क्स के ऊपर है लॉ फैकल्टी की, तो स्टूडेंट वहां फेल हो गया। पर जो पहले वाला कंडीशन थी 75% मार्क्स थे, बच्चा वही पेपर देके पास हो जाता था। अब जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बीजेपी इज रूलिंग द कंट्री, कि कैसे पॉलिसी को चेंज करके स्टूडेंट फ्रेंडली ना करके टीचर फ्रेंडली कर दो। टीचर एट दी एंड गवर्नमेंट के हैं, तो निश्चित तौर पे जो टीचर कहेगा एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट विल फॉलो दैट। अगर टीचर को मन मार्क्स नहीं देने तो नहीं देगा। अब मेरे पास इतने मेल्स हैं एसेंशियल रिपीट के या फेल के, कि टीचर ने इंटरनल में मार्क्स नहीं दिए जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो गया। अब उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये है कि टीचर के आगे जाके हाथ जोड़ो, मैम प्लीज, सर प्लीज मुझे मार्क्स दे दो। अब स्टूडेंट इतना परेशान है, और ये सिर्फ डीयू की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, कि टीचर बेस्ड पॉलिसी बनाकर स्टूडेंट की अपनी ऑटोनोमस जो पावर है पास होने की, वो खत्म कर दी। और ये आपको कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट लीडर नहीं बताएगा इस चीज की, क्योंकि इन डेप्थ रिसर्च मैंने करी है, अपनी टीम से कराई है, तब हमें चीजें समझ में आई। नहीं तो चीजें समझ में ही नहीं आनी हाथ धो के तो, कि हो क्या रहा है देश के अंदर। क्या सुझाव है नेशनली कांग्रेस ने? सुझाव एक है, कांग्रेस की बात नहीं करूंगा मैं कि कांग्रेस लेकर आए, मैं निश्चित तौर पर कांग्रेस का तो कहूंगा कि कांग्रेस देश में आए तो बदलाव आएगा, परंतु पॉलिटिक्स और एजुकेशन दोनों अलग सेगमेंट है। चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे किसी की भी सरकार आए देश के अंदर, पॉलिटिक्स और एजुकेशन रिलेट नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो इसका मतलब कांग्रेस के प्रोफेसर भर्ती होंगे, वो गलत है। प्रोफेसर वो रिक्रूट होना चाहिए जो उस पोस्ट को डिजर्व करता हो, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी बना रहा है हमारे देश की। मैंने कहा आपको वैचारिक सोच, आइडियोलॉजी उसकी खत्म कर रहा है, सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी वो एक एवरेज प्रोफेसर डेवलप कर सकता है जो न्यूट्रल हो, एक पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। तो अगर मैं मौका देगी सरकार, कभी एजुकेशन मिनिस्ट्री हम संभालेंगे
तो बिल्कुल ही सिस्टम को चेंज करेंगे एजुकेशन का। पॉलिटिक्स के थ्रू उसकी रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर चीज़ों को डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि जो रिक्रूटमेंट है वीसी की, रजिस्ट्रार की और फिर प्रिंसिपल्स की, वो एक सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव के ढंग से रन हो, ना कि उसको गवर्नमेंट रन करे। नहीं तो गवर्नमेंट किसी की भी होगी देश का, तो एजुकेशन सिस्टम लचर हालत में वो तो और लचर होता जाएगा। बीजेपी एग्जाम्पल सेट कर रही है कि हाउ टू रन बाय डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप ही है कि 10 साल के अंदर जो आपने 70 साल में नहीं किया वो हम 10 में करके दिखाएंगे आपको। आई वोंट थिंक आई एग्री विद दैट। हियर्स व्हाट हैपेंस, जब आप कभी भी कोई नई सरकार आती है, हर बार वो एटलीस्ट हिस्ट्री तो रीराइट करती है। तो उन्होंने वो हिस्ट्री रीराइट करी है। बट हाँ, आई एम नॉट ऑल्सो स्टूडेंट, आई डोंट नो कि एनईपी के अंदर लोग किस तरह से क्या डील करते हैं बच्चे। आई डोंट इवन नो क्या पढ़ाया क्या जाता है। व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर टॉट इन डीयू? नैप जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हाँ, क्या मतलब क्या क्या डिग्रीज अवेलेबल है? इसमें इंक्रीज हुआ है, 2 सब्जेक्ट्स बढ़ाए गए हैं। जैसे योगा की क्लासेस होती है, हाँ, और वो होती नहीं है, वो कागज पे क्लासेस हैं। डिजिटल मार्केटिंग, नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, होने चाहिए, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बाकी अगर कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। इको ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, बीए प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं। स्टेम कोर्सेज भी हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं या हाँ, नहीं? इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बीटेक भी होती है डीयू के अंदर, इंजीनियरिंग भी है, कोर्सेज सारे हैं। मास्टर्स प्रोग्राम भी है? मास्टर प्रोग्राम भी बहुत, गोल्ड है मास्टर प्रोग्राम तो डीयू का। गोल्ड क्या होता है मतलब? मतलब अच्छा कोर्स अच्छा है। कोर्स है। आप क्या पढ़ रहे हो? मैं अब लॉ कर रहा हूँ, फाइनल ईयर। फाइनल लॉ ईयर फाइनल। वेरी कूल। कौन से आपको फेवरेट पॉलिटिशियन लगते हैं हिस्टोरिकली? हिस्टोरिकली या वर्ल्ड में से कोई भी, लोकल भी हो सकता है कोई। हिस्टोरिकली अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, इंदिरा गांधी जी भी। वो देश ही कांग्रेस ने स्टार्टिंग में बनाया, जब कुछ नहीं था, पार्टीशन के बाद देश डिवाइड हुआ, तो स्टार्ट वहाँ से की। एक जीरो से स्टार्ट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। और उसके बाद अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स की मैं बात करूँ, तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में बीच में एक चेंज आया था, एक ऐसा चेंज जो अब खत्म हो चुका है, जिसने एक उम्मीद जगाई थी दिल्ली के युवाओं के या दिल्ली वासियों के लिए, पर वो खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा। उससे पहले that's gone. उससे पहले शीला दीक्षित जी थी। मेट्रो से लेके हर चीज की डेवलपमेंट वहां से स्टार्ट हुई। Many people remember her very fondly. Many Delhi वालास की बहुत, she was a good CM. गुड सीएम। और जितनी कॉलोनी सेटअप की गई हैं वो शीला दीक्षित जी के टाइम पे सेटअप की गई थी। तो शी वाज अ वेरी गुड लीडर। तो उनको भी हम एज ए इंस्पिरेशन मानते हैं। और आज के टाइम में अगर नेशनल लेवल पॉलिटिक्स की बात करें, तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के बाद ये तो हैं ही अपने आप में बहुत ही एनर्जाइज्ड पॉलिटिशियन। उसके बाद सचिन पायलट जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। तो ये सब लोग भी एज एन आइडल मैं मानता हूँ और देखता हूँ। वंडरफुल। रौनक, आप कुछ और कहना चाहते हो मेरी बहुत सारी नॉन कॉलेज ऑडियंस को जिन्होंने आपको सुना है आज एज द डूसू प्रेसिडेंट? एक ही चीज की डिमांड है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें। कीचड़ नहीं है जो दुनिया समझती है। हेल्दी पॉलिटिक्स भी बहुत है, क्योंकि सारी चीजें पॉलिटिक्स रन करती हैं। करेक्ट। तो उस चीज को साइडलाइन करके ये सोचा जाए कि गंदी हो चुकी है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, पर देखने की जरूरत है। थैंक यू यार। वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी आज आप यहाँ पे आए। एंड लाइक आई सेड, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, बिकॉज किसी नेता को उसके अर्ली करियर में पकड़ लेना बेहतर होता है क्योंकि बाद में वो अवेलेबल नहीं होते। बट आप जिस तरह से सोचते हो, जिस तरह से आपने विक्ट्री अचीव करी है, एंड फॉर मी इट वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग। आई होप टू लर्न मोर फ्रॉम यू। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा आपके चैनल पर आकर आज। थैंक यू सो मच। डन? यस।